So we were starting the welding processes. So after the definition of welding process, the next topic is the classification of welding processes. So we can divide all the welding processes into two categories. First is the fusion welding process, and the another one is the pressure welding process. Okay. So in case of fusion welding processes, the welding or the joint will be made joint will be made will be made between two materials by raising their temperature so that they जहां से मुझे ना उसको ज्वाइन करना है edges they get melt and fuse together. ठीक है, जैसे ये मेरे पास कोई वर्क पीस है, लेट दिस इज द वर्क पीस, this I have to join with this workpiece. So what I will do, I will raise the temperature of their edges where the joint is to be made and will convert it into its melting form. मैं इसको मेल्ट कर दूंगा इन एजेस को, है ना, and then with the help of diffusion the particles from the workpiece number 1 and workpiece number 2 will fuse into each other, and after the solidification we will get the weld. ये हो गया solidification और हमें weld मिल जाएगा. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा. इस तरीके के प्रोसेस में what we can do, we have, अभी जो हीट करने का तरीका है, या तो कोई मैं रे यूज करूंगा, आई विल यूज सम एनर्जी रे टू जनरेट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, और सम इलेक्ट्रिक आर्क और some chemical or gaseous phase, some gas or chemical will be used, there will be some chemical reaction, है ना. ठीक है, so the methods where energy ray is used, we generally name them as, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, उसका एग्जांपल हो गया. इलेक्ट्रिक आर्क का क्या क्या हो सकता है, बेसिक शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, टिग हो सकता है, मिग हो सकता है. ठीक है, गैसेस फेज वाले में कौन से आएंगे, गैस वेल्डिंग लाइक ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग. ठीक है, तो इन सब प्रोसेसेस में क्या करेंगे बच्चे, उसको मैं उनका टेम्परेचर रेज करूंगा वर्क पीसेस का, दोनों पीसेस में आपस में डिफ्यूजन होगा, तब वेल्ड बन जाएगा. देयर विल बी नो एक्सटर्नल प्रेशर, नो प्रेशर इज अप्लाइड, है ना. प्रेशर वेल्डिंग में क्या होगा, इसमें क्या होगा, वी विल स्पेसिफिकली इंटेंशनली यूज प्रेशर टू कंप्लीट द वेल्डिंग. वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, तभी वेल्डिंग कंप्लीट हो पाएगी. ठीक है, तभी वेल्डिंग कंप्लीट हो पाएगी. इसमें क्या क्या हो सकते हैं, रेसिस्टेंस वेल्डिंग,
रेसिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। रेसिस्टेंस वेल्डिंग में फिर बहुत सारे होते हैं, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रेसिस्टेंस वेल्डिंग, फ्लैश, ठीक है, परक्यूशन, बहुत सारे। ठीक है, इनके अलावा कुछ फॉर्ज वेल्डिंग प्रोसेस भी होते हैं, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, फ्रिक्शन वेल्डिंग। उन सब में हमें क्या लगाना होता है, वी नीड टू अप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर टू कंप्लीट द वेल्ड। ठीक है, तो जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस आपने सुने हैं ना, वो सारे हम इन दो कैटेगरीज में वी कैन इजीली पुट दोज वेल्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, एक्सप्लोजन उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में, एक्सप्लोजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग, ये भी प्रेशर में आएगा। और क्या खासियत है इसकी, नो हीटिंग, है ना। तो इसको आप एक्सटर्नली कोई हीट नहीं दे रहे, ठीक है, मेल्ट करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखो, इस वीडियो में देखो, साउंड नहीं है, एक नॉर्मल एक शील्ड, एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। तो जस्ट आप ऑब्जर्व करें क्या चाहिए, एक ये डिवाइस दिख रही है आपको ब्लू कलर की, फिर इस ब्लू कलर के डिवाइसेस से दो वायर इन्होंने कनेक्ट किए, यहां से कुछ सेटिंग चेंज कर रहे हैं, क्या सेटिंग चेंज कर रहे हैं, विल डिस्कस इट। ठीक है, दिख रहा है ना। देन यहाँ पे आप देखें एक इलेक्ट्रोड है, दिस रेड वन इज द इलेक्ट्रोड, है ना। और एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रोड होल्डर, ये एक इलेक्ट्रोड है एंड दिस हैज ए कोटिंग ऑन इट, सम कोटिंग ऑन इट। अब एक वायर तो उन्होंने वर्कपीस से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और दूसरा वायर जो है वो इलेक्ट्रोड होल्डर से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और जैसे ही उसके साथ वो टच कर रहे हैं इलेक्ट्रोड को, सम स्पार्क इज बीइंग जनरेटेड। ये देखो स्पार्क जन रहा है ना, जैसे ही वो टच कर रहे हैं उसको। देखो जैसे ही इस इलेक्ट्रोड को टच किया, सम स्पार्क्स विल गेट जनरेट, है ना। और उसके बाद धीरे 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 आप इलेक्ट्रोड को एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज डन। ठीक है, ये हो गया, दिस इज द वेल्ड बीड, इसको बोलते हैं, दो पीस ही ज्वाइन कर दिया ना, दिस इज कॉल्ड एज द वेल्ड बीड। उसके बाद इसको क्लीन कर दिया। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मेटल इस इलेक्ट्रोड से मेल्ट होके विल गेट डिपॉजिट ऑन द वर्कपीस सरफेस। ठीक है, ये वेल्ड बीड है। अब देखो क्या हुआ है, देखो क्या था इसके अंदर। सबसे पहले अब हम बेसिक वेल्डिंग का प्रिंसिपल देख लेते हैं पहले। वेल्डिंग प्रिंसिपल, देखो क्या हो रहा है इसमें, व्हाट वी नीड अ, जो आपने देखा है यहाँ पे, एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए था आपको, वी नीड ए ट्रांसफॉर्मर, उसका कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल मैंने वर्कपीस के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं वर्कपीस बना लेता हूँ, लेट दिस इज द वर्कपीस, and this is the electrode is connected with the negative terminal। ठीक है, तो ये मैंने नेगेटिव इससे जोड़ दिया, पॉजिटिव जो था पावर सप्लाई का वो मैंने इससे जोड़ दिया, दिस इज द पावर सप्लाई।
ठीक है, ये नेगेटिव जोड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड के साथ, दिस इज इलेक्ट्रोड एंड दिस इज वर्कपीस, ये पॉजिटिव जोड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज वर्कपीस। देखिए दीज बोथ आर ऑफ मेटल, ये दोनों इलेक्ट्रोड और वर्कपीस जो हैं वो मेटल के हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन वी विल स्विच ऑन द पावर सप्लाई, क्या होगा, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोड, दे विल गेट, क्या होंगे, रिपल होंगे कि वो होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जल्दी बताओ, विल दे गेट अट्रैक्ट और रिपेल? अट्रैक्ट टुवर्ड वर्कपीस, है ना, वर्कपीस की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और कुछ पॉजिटिव भी होंगे यहाँ पे, ऐसे कुछ नेगेटिव। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जैसे ही आपने बच्चे वर्कपीस यहाँ पे सप्लाई किया ना, इन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को कुछ पावर सप्लाई किया, जैसे ही नेगेटिव वाला आपने सप्लाई किया इस इलेक्ट्रोड को, क्या होगा, इलेक्ट्रोड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल गेट रिपेल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द वर्कपीस सरफेस, ये वर्कपीस सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। एंड सिमिलरली जो पॉजिटिव आयंस होंगे वर्कपीस के अंदर, वो रिपेल होके इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ना ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यूरिंग दैट मूवमेंट क्या होगा, एंड द पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द वर्कपीस ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, दे विल स्ट्राइक विद द एयर प्रेजेंट इन दिस चैम्बर। इतने एरिया में देखो एयर है ना, इट इज ओपन टू एयर, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स भी होंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल, ये एयर के पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक आ रहा है, स्ट्रीम आ रहा है, और नीचे से पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, दे विल स्ट्राइक विद दिस एयर पार्टिकल्स एंड विल ब्रेक देम एंड विल डिसोशिएट देम। ठीक है, इसको भी वो तोड़ देंगे इन आयंस को। ठीक है, उससे क्या होगा, अभी क्या था, इन इलेक्ट्रॉन्स को एयर का फ्रिक्शन मिल रहा था, रास्ते में एयर के पार्टिकल्स आ रहे थे ना, वो तोड़ता चले जा रहा है, तो फ्रिक्शन कम हो गया, एयर फ्रिक्शन कम हो गया। अब इजिली दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल एंड विल स्ट्राइक ऑन दी वर्कपीस सरफेस। एंड सिमिलरली ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव वाले वर्कपीस से जाके वो इलेक्ट्रोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है ना, अब ड्यूरिंग दिस मोशन क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं ना इन ए मेटल, number of electrons are more as compared to the positive one। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब बच्चे मूव करेंगे, दे विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल, हाफ mv स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना, एंड सिमिलरली पॉजिटिव वालों का भी होगा, बट पॉजिटिव वाले चार्ज कम है और इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कि प्रोटॉन इनकी, आपके पॉजिटिव आयंस की? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पॉजिटिव आयंस की कि इलेक्ट्रॉन्स की? टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ना, क्योंकि उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है और वो थोड़े लाइट भी होते हैं, लाइट होते हैं तो ज्यादा स्पीड से भी अट्रैक्ट होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन्स के एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयंस। उससे क्या होगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट लिबरेट एट दी वर्कपीस सरफेस, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल आल्सो गेट लिबरेट एट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी जो पॉजिटिव आयन वहां जाके टकरा रहे हैं, बट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट जनरेटेड एट द वर्कपीस सरफेस। और थ्योरेटिकली बच्चे जो ये रेशो होता है एनर्जी लिबरेशन का, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा लिबरेट हो रहे हैं, है ना, तो 1/2
amount of energy, amount of heat is generated at the workpiece surface, और remaining कितना रह गया, 1/3 amount of heat is liberated at the electrode. इस हीट से क्या होगा, ये वर्कपीस पूरा पिघल जाएगा, ठीक है, और इस हीट से इलेक्ट्रॉन भी पिघलना धीरे धीरे शुरू कर देगा. अब जब इलेक्ट्रॉन पिघलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस वर्कपीस के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है. और जब ये मिक्स हो गया और इसको अगर मैंने सॉलिडिफाई होने दिया तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि दोनों वर्कपीस जो हैं, जो ये वर्कपीस था ये वेल्ड हो चुका है. आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन दिस वर्कपीस विल गेट वेल्ड. ये मान लो वर्कपीस था, दिस विल गेट वेल्ड. ठीक है, तो ये पूरा जो है वो वेल्ड हो चुका होगा, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चे, जब आपने आर्क को स्टार्ट करना है ना, व्हाट यू विल डू, यू विल टच दिस इलेक्ट्रोड विद द वर्कपीस सरफेस. इसके साथ पहले आप टच करेंगे, उससे क्या होगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा और एक स्पार्क जनरेट होगा. जैसे ही वो स्पार्क जनरेट होगा आप थोड़ा सा गैप बना लेंगे, यू विल मेक ए गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, और उस गैप को आप थ्रू आउट द वेल्डिंग विल मेंटेन, उस गैप को आप थ्रू आउट द वेल्डिंग विल मेंटेन. तो ये जो आर्क गैप होता है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है हमें, दैट हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रोड पिघल रहा है ना, इलेक्ट्रोड पिघलने से क्या होगा, इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, लेंथ छोटा हो गया तो गैप बढ़ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोड को धीरे धीरे नीचे की डायरेक्शन में मूव भी करना पड़ेगा, तब आर्क गैप जो है वो मेंटेन रह पाएगा, ठीक है. तो प्रिंसिपल क्लियर हो गया सबको, इज द प्रिंसिपल क्लियर, ठीक है. अब देखो क्या क्या हुआ, नेक्स्ट पेज लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब ये था हमारा इलेक्ट्रोड, ये था इलेक्ट्रोड, तीन केस ले रहे हैं हम, ए बी एंड सी, दो इलेक्ट्रोड और एक तीसरा इलेक्ट्रोड एक और, ठीक है. नीचे है वर्कपीस, ये है वर्कपीस, ठीक है, तीनों का अलग अलग. अब देखो क्या होगा, अब बच्चे जैसे ही आपने इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया था, इस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया था और इस वर्कपीस को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, हर एक केस में, इन तीनों में, ठीक है. और इन तीनों के बीच में है आर्क गैप. अब क्या होगा बच्चे, जब इलेक्ट्रोड, ये देखो, जब ये इलेक्ट्रोड पिघलेगा ना, व्हेन दिस इलेक्ट्रोड विल गेट मेल्ट, तो क्या होगा, जब ये मेल्ट होगा इलेक्ट्रोड, ग्रीन ले लेते हैं, जब ये मेल्ट, देखो अब यहाँ पे हीट स्टार्ट हुआ, हीट स्टार्ट से मेल्ट होगा ना, मेल्ट होके ये इस वर्कपीस के अंदर मिक्स होगा, तो मेल्टिंग कैसे होगा, ड्रॉपलेट्स बनेंगे ना मेल्ट के, एंड दोज ड्रॉपलेट्स विल गेट मिक्स विद द मेटल, यही होगा कि नहीं, ऐसे ही मिलेगा ना, छोटे छोटे ड्रॉप बनेंगे मेटल के इलेक्ट्रोड से और वो उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, फिर वो अल्टीमेटली यहाँ पे जाके मिक्स हो जाएंगे एंड विल मेक अ वेल्ड बीड, एक वेल्डिंग की बीड बन जाएगी, ऐसे ही होता है, ठीक है. अब देखिए ये जो ड्रॉप बना है, इस ड्रॉप के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, देयर विल बी सम फोर्सेस, इसके ऊपर कुछ ग्रेविटी का एक्ट हो रहा होगा, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर रहे हो तो कुछ ग्रेविटी लग रहा होगा ना इस ड्रॉप के ऊपर, एक चीज. दूसरा,
है ना। और क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर कुछ सरफेस टेंशन भी आ रहा होगा, क्योंकि ये तो लिक्विड स्टेट है, इसके ऊपर कुछ सरफेस टेंशन भी आ रहा होगा जो उसको स्फेरिकल बनाने में हेल्प करता है। और क्या होगा, आपने करंट सप्लाई किया है, ये है मेटल, दिस इज ऑल्सो अ मेटल, तो मेटल का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दीज मेटल्स विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण और इस इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहाँ पे एक लॉरेंट्ज फोर्स भी लगता है। लॉरेंट्ज फोर्स ये फिजिक्स में हम पढ़ते थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण देयर इज सम लॉरेंट्ज फोर्स एज वेल, ठीक है, जिसके कारण ये जो ड्रॉप है वो होल्ड हो पा रही है इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैंने इसके अंदर बच्चे करंट लगाया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट बनाया, अब देखो लॉरेंट्ज फोर्स के कारण ये ड्रॉपलेट यहाँ पे होल्ड है अभी फिलहाल, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिए, ठीक है। अब धीरे धीरे ना मेटल जो है वो पिघलना हो गया, ठीक है, यहां से अंदर ड्रॉप बनाइए मेटल का, फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये ड्रॉप थोड़ा सा ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा, पर अभी भी वो इलेक्ट्रोड के साथ चिपका हुआ है ना, इट इज स्टिल स्टिक्ड विद द इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ द अदर फोर्सेस लाइक लॉरेंट्ज फोर्स एंड अदर फोर्सेस, ठीक है। अब ये बच्चे इससे डिटैच कब होगा, कब ये इलेक्ट्रोड से निकल के वर्कपीस में मिलेगा, इन तीनों फोर्सेस से बताओ कौन सी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, विच फोर्स विल गेट मोर, हाँ ग्रेविटी। सो एज सुन, यस बच्चे, एज सुन एज क्या होगा, पहले तो ये ड्रॉपलेट ग्रो करेगा साइज में, जैसे ये ड्रॉपलेट ग्रो करेगा ना साइज में, एक कंडीशन आएगी जहां पे, और ग्रो कब तक करेगा, अंटिल 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 द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीड्स, है ना, तब तक वो ग्रो करता रहेगा। और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, द ड्रॉपलेट continues to grow until gravitational, बहुत ध्यान से ना, gravitational force exceeds the other forces like surface tension and all, surface tension, ठीक है। और जैसे ही ये ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, सरफेस टेंशन और इसको ड्रॉप होल्डिंग फोर्सेस लिख दो, जो ड्रॉप को पकड़ के रखे हैं, ड्रॉप होल्डिंग फोर्स, ठीक है। जैसे ही वो ड्रॉप होल्डिंग फोर्स से ज्यादा होगा, ये ड्रॉपलेट क्या होगा, यहां से डिटैच होके, दिस ड्रॉपलेट विल डिटैच itself and will later mix with the metal, later mix with the metal, ठीक है। चलो ये तुम्हें समझ आ गया। दूसरा देखो क्या होगा, अब मैंने क्या किया, यहां पे मान लो कुछ x अमाउंट ऑफ करंट था, x एम्पियर ऑफ करंट दे रहे थे, दूसरे केस में ना आपने y अमाउंट ऑफ करंट दिया है एंड y इज ग्रेटर देन x, y जो करंट है ना, या उसको लिख सकते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, अब वो हायर है, वो आपने ज्यादा कर दी, ज्यादा कर दी, तो करंट ज्यादा कर दिया बच्चे, तो ये हीट भी ज्यादा होगा ना, हीट ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो मेल्टिंग है वो जल्दी हो जाएगी, मेल्टिंग रेट विल बी हाई, हाँ मेल्टिंग विल बी फास्ट, मेल्टिंग फास्ट होने से क्या होगा, जो यहाँ पे ड्रॉपलेट बनेगा इलेक्ट्रोड का, वो ज्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा, ज्यादा बड़ा होने से पहले ही वो वहां से डिटैच हो जाएगा, है ना, और मेटल के साथ मिक्स हो जाएगा नीचे, यस और नो, ऐसा होगा नहीं होगा, अगर करंट ज्यादा कर दिया तो, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, यस, ठीक है। अच्छा,
तीसरा केस देखो, अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा केस देखो भाई, इसमें क्या होगा। अब इसमें मैं क्या करता हूं, जो इलेक्ट्रोड है, चलो अब आप इलेक्ट्रोड ना मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मान लो ये था इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड यहां तक जा चुका है, मैं दोबारा बना देता हूँ, अच्छा लग रहा है ऐसे। मैन्युफैक्चरिंग में डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है मार्क्स में, तो डायग्राम शुड बी नीट क्लीन, है ना, पेपर में। तो मैंने ये ले लिया इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस तरीके का इलेक्ट्रोड था, जिसमें आर्क गैप जो था वो थोड़ा सा कम है, मींस जो आर्क का गैप है दैट इज नैरो, आर्क गैप इज नैरो, ये जो आर्क गैप है उसको मैंने नैरो बना दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड था पहले वाले केस में, देखो मैंने वही रखे, ये जो पहले वाला केस था, इसमें देखो इतना बड़ा इलेक्ट्रोड वो ड्रॉप हो रहा है, फिर जाके ग्रेविटी ज्यादा हो गया, और फिर अल्टीमेटली जाके वो मिक्स हो जा रहा है, यही था ना, इस तरीके से। अब इसमें देखो बच्चे, जैसे ही ये ग्रो करने लगेगा, क्या वो वर्कपीस से कांटेक्ट नहीं हो जाएगा उसका, भाई आर्क गैप कम है, वर्कपीस के साथ जैसे ही कांटेक्ट हो जाएगा इसका, क्या होगा फिर, वर्कपीस के साथ कांटेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, देयर विल बी, हाँ, शॉर्ट सर्किट होगा, हाँ हाँ, इलेक्ट्रोड चिपकेगा ज्यादा टाइम तक रखा तो, मींस उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, इतना ज्यादा, है ना, शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड, ये जो ड्रॉप है इससे डिटैच होके इट विल मिक्स विद द वर्कपीस, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, एक्सेसिव हीट जनरेट होगा ना, फिर तो भैया करंट पूरी तरह पार हो गया, excessive heat will get generate and this droplet will get detached from the electrode and mix with the workpiece, mix with the workpiece, ठीक है। ओके, अब तीनों केसेस में देखो अलग अलग हुआ, इसमें बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉप गिर रहा है, कुछ करंट का अमाउंट था, करंट बढ़ा दोगे तो इसमें हमने देखा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो रहे थे, शॉर्ट, अब बहुत ही क्लोज ले आओगे, है ना, तो वो शॉर्ट सर्किट हो पा रहा है। तो इन तीनों ही तरीके से, एक पिंचिंग इफेक्ट भी होता है, उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। इन तीनों ही तरीके से क्या हो रहा है बच्चे, इलेक्ट्रोड मेटल से निकल के वर्कपीस के अंदर मिक्स हो रहा है। तो जो आप आर्क वेल्डिंग करते हो ना, तो इन तीनों तरीके से हम कर सकते हैं, और तीनों तरीके होते हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट मेटल इसी तरीके से होता है। एक मिनट, ठीक है, तो इन तीनों तरीके से होता है। अब ये जो मेथड्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, टॉपिक चल रहा था अभी हमारा, इसको, ये टॉपिक था हमारा मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफर, कि मेटल किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर। तो जो ये पहला मेथड था ना, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है, तब वो मिक्स होना शुरू हो जाता है, उसको, उस मेथड को मैं कहता हूं ग्लैबुलर जी एल ओ बी यू एल ए आर, ग्लैबुलर मेटल ट्रांसफर। अब देखो दूसरे वाले में स्प्रे की फॉर्म में जा रहा है मेटल, तो इसको मैं बोलता हूं स्प्रे मेटल ट्रांसफर, और तीसरे में तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो ये हो गया, इसका नाम हो जाएगा शॉर्ट ओ आर टी सर्किट मेटल ट्रांसफर। तो ये तीन तरीके से मेटल ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रोड से वर्कपीस के अंदर, ठीक है। अब एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हाँ जी, हाँ उल्टा भी कर सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल होएगी, अभी बताता हूँ बच्चे। ये देखो वीडियो आ गया, स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ,
हाँ, ये वीडियो सारे ड्राइव पे हैं। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से ना देखो ड्रॉप की फॉर्म में मेटल नीचे मिक्स हो रहा है, देखो दिख रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, जब एनफ बड़ा हो गया वो मिक्स हो गया। अच्छा इस वाले में देखो, ये जो दूसरा चला है इसमें छोटा छोटा ड्रॉप आके मिल जा रहा है ना, और बहुत तेजी से चल रहा है, दिख रहा है ना सब बच्चों को? ठीक है, अब तीसरा देखो, इसमें देखो ड्रॉप नीचे ना वेल्डिंग का जो पूल है मेटल उससे टच हो रहा है, देखो टच होती स्प्लैश हो रहा है, देखो टच हुआ और एकदम से निकल गया, टच हुआ और निकल गया। तो तीनों क्लियर हुए, जो अभी हमने पढ़े वही तीन दिखा रहा है ना ये। शुरू से देखो, शुरू से देखो, ये एक्चुअल वीडियो है वेल्डिंग का। देखो यहाँ पे मेटल ग्रो हुआ, ग्रो हुआ, एक स्टेज आ गई, निकल के मिक्स हो गया, दूसरा भी ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, फिर ज्यादा हो जाएगा ग्रेविटी तो नीचे वो ये वेल्डिंग का पूल है, यहाँ पे जाके वो मिक्स हो जाएगा। तीसरे में अब मैंने करंट बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रोड से देखो छोटे छोटे ड्रॉप्स में लगातार वो गिरता रह रहा है ना। सो दिस इज स्प्रे। और तीसरे में मैं आर्क गैप को कम कर दिया, देखो छोटा हो गया आर्क गैप, अभी ये ड्रॉपलेट उससे टच होके नीचे गिर जा रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज शॉर्ट सर्किट मेटल ट्रांसफर। क्लियर हो गए, तीनों क्लियर हो गए? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया मेटल ट्रांसफर की बात है। विच वन इज बेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, कि आपको किस तरीके का मेटल का ट्रांसफर चाहिए, किस तरीके का मेटल का मिक्सिंग चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो ये नेगेटिव था, इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया था, जैसा भी बच्चे कह रहे था, इलेक्ट्रोड को जब आप नेगेटिव करते हो और वर्क पीस को आप पॉजिटिव करते हो, ठीक है, तब ये जो केस होता है ना इसको कहते हैं हम डायरेक्ट करंट। दिस इज टर्म्ड एज दी, इस पोलैरिटी को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोड को अगर मैं उल्टा कर दूं, मींस इलेक्ट्रोड को अब मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी भी कह देते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड को अगर मैंने पॉजिटिव कर दिया और वर्क पीस को नेगेटिव कर दिया, तब उल्टा हो जाएगा ना। सो दिस विल बी टर्म, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, RECT, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। ऊपर वाले को हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ये भी नाम होता है इसका, ENT, यानी कि DCEN, या बोल दो DC स्ट्रेट पोलैरिटी SP, इसको हम बोल सकते हैं DCRP या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, EP, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जब हो जाएगा, अच्छा इसमें मैक्सिमम हीट कहाँ जनरेट हो रहा है, 2/3 अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग जनरेटेड एट द वर्क पीस, 1/3 अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग जनरेटेड एट द इलेक्ट्रॉन। और जब आप उल्टा कर दोगे ना बच्चे, तो ये 2/3 ऊपर चले जाएगा और 1/3 नीचे आएगा फिर, है ना। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, 2/3 अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग जनरेटेड एट द इलेक्ट्रोड एंड 1/3 अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग जनरेटेड एट द वर्क पीस। हाँ बच्चे कह रहे थे कुछ? नहीं 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 नहीं, वेल्डिंग सेम नहीं होगी। देखो, हाँ हाँ बिल्कुल डिफरेंस आएगा बच्चे। देखो अगर आपको ना बहुत ही डीप वर्कपीस को वेल्ड करना है, यू नीड टू वर्कपीस ए थिकर वर्कपीस, तब क्या आपकी टेंडेंसी रहेगी कि इलेक्ट्रोड पिघल के उसके अंदर जाना चाहिए ना। देखो मेन डिफरेंस यहाँ से देखो, जब आप रिवर्स वाला कर रहे हो ना तो इलेक्ट्रोड ज्यादा पिघलेगा,
है ना, ज्यादा हीट इलेक्ट्रोड पे है ना। और जब आप स्ट्रेट वाला करोगे तो इलेक्ट्रोड कम पिघलेगा, तो मेटल का जो डिपोजिशन रेट है इलेक्ट्रोड का वो इसमें ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा हीट हो रहा है, डिपोजिशन रेट, है ना, डिपॉजिट ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड। तो आपको ना एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी कि किस तरीके की एप्लीकेशन वहां पे काम आएगी, तब मैं वर्कपीस चूज, तब मैं पोलैरिटी चूज करूंगा। एसी भी हो सकता है, पोलैरिटी कुड बी एसी ऑल्सो, आप एसी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं हम, इट डिपेंड्स ऑन दी वर्क। अब मेटल ट्रांसफर में भी देखो, ये जो मेटल ट्रांसफर था, आप देखिए क्या होगा। देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रोड जो अभी हम वीडियो देख रहे थे, ये इलेक्ट्रो ड्रॉपलेट थर्ड वाले में जैसे ही वो वर्कपीस के साथ कांटेक्ट होगा ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे था ना, यहाँ पे देखो एकदम जैसे ही नीचे टच हो रहा है, पिछले वाले में देखो नीचे टच होने से स्प्लैशिंग हो रहा है ना, देखो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ से बहुत सारे मेटल के ड्रॉपलेट निकल के बाहर गिरेंगे ना, फिर बाहर गिरेंगे तो वो वर्कपीस के साथ जाके चिपकेंगे, वर्कपीस के साथ जाके जाके स्टिक करेंगे, तो एक डिफेक्ट होता है स्प्लैटर, स्पैटर, वो बहुत ज्यादा बनेगा, यहाँ जाके डिपॉजिट होंगे फिर वो, है ना, तो स्पैटर हो जाएगा। अब स्प्रे ट्रांसफर में आपने देखा बहुत कम अमाउंट ऑफ, बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ मेटल यहाँ पे ड्रॉपलेट हो रहा है ना। तो जैसे ही अगर आप करंट ज्यादा करते हो, ये तब होगा, पहली चीज, करंट ज्यादा करने से क्या होगा, मेटल ज्यादा ज्यादा पिघलना शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसके अंदर मेटल जाके उस पर गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो वेल्डिंग की स्पीड है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी फिर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वेल्डिंग स्पीड नॉर्मल हो और मेटल ज्यादा पिघल के उसके अंदर गिरना शुरू हो रहा है, तो एक जगह पे डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्पीड ज्यादा हो गई तो क्या होगा, एयर भी तो एब्जॉर्ब हो सकती है उसके अंदर, जब आप तेजी से हाथ हिलाओगे तो हवा नहीं लगेगी, ऐसे इलेक्ट्रोड जब आप ज्यादा तेजी से करोगे तो एयर के इंटरप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं ड्यूरिंग दी वेल्डिंग, ठीक है। तो ये था बच्चे मेटल ट्रांसफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ। अब हमने मेटल का ट्रांसफर देख लिया, अब देखो टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये जो पावर सप्लाई थी, ये जो पावर सप्लाई थी, ये भी दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक हम यूज करते हैं, वी यूज टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन आर वेल्डिंग, ठीक है। तो पहला हो सकता है हमारा कांस्टेंट, पहला हो जाएगा हमारा, फर्स्ट विल बी द कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, पावर सोर्स, और दूसरा हो जाएगा हमारा कांस्टेंट वोल्टेज। अभी देखो क्या है, दोनों देखते हैं, वोल्टेज पावर सोर्स, कांस्टेंट करंट एंड द कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स। टॉपिक शुरू हो चुका है हमारा एनालिसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक, आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द टॉपिक। तो दो तरीके से हो सकता है, वन इज द कांस्टेंट आर्क एंड द अदर वन इज द कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे मैंने ले लिया वोल्टेज,
और यहाँ पे मैंने ले लिया करंट। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिया इलेक्ट्रोड, ये रहा एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये रहा वर्कपीस। देख रहे हो ना सारे? हाँ देखो, ये नेगेटिव से जोड़ दिया, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव से जोड़ दिया पावर सप्लाई से। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोड मैंने मान लिया कंज्यूमेबल था, तो ये पिघलेगा ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रोड पिघलेगा, यहां से ये पिघल, और थोड़ा एक और बना देता हूँ, चलो। ये इलेक्ट्रोड जैसे ही पिघलेगा, क्या होगा, इसका लेंथ कम हो जाएगा ना, ये इस लेंथ का पहुंच गया फिर, अगर ये पिघल रहा है। ये वर्कपीस है, ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट। जैसे ही मैंने पावर सोर्स चालू किया, क्या होगा, मेटल यहां से पिघल के ड्रॉप्स की फॉर्म में, अब वो ग्रेबुलर भी हो सकता है, स्प्रे भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट, वो अभी हमने देख लिए। यहां आके वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये पिघला, इतना पोर्शन पिघल गया, अब ये वेल्डिंग होना शुरू हो चुका है, और ये इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अब देखिए, पहले था आर्क गैप, ये दिस वाज द आर्क गैप, जिसके अंदर आर्क बना हुआ था, ये आर्क था। अब आर्क गैप हो गया ये, आर्क गैप हैज इंक्रीज्ड, आर्क गैप हैज इंक्रीज्ड, आर्क गैप जो है वो इंक्रीज हो चुका है। अब क्या होगा, अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, ये मैं नेम दे देता हूं ए, और ये दे देता हूं बी, आप बताओ। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चे, इलेक्ट्रॉन को, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली वर्क पीस की तरफ चले जाएगा, ए वाला केस की बी वाला? ए वाला इजीली जाएगा ना, क्योंकि ए वाले को, हाँ, तो जो ए वाला इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ, उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना, तो ए वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी ना, जब वो वर्क पीस पे जाके टकराएगा, तो ज्यादा एनर्जी होगी तो वो मेल्ट इजीली कर पाएगा। ये वाला देखो, इलेक्ट्रॉन का ना गैप ज्यादा कर दिया आपने, आग का गैप ज्यादा कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन हैज टू जंप फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, उसमें एनर्जी का वेस्टेज होगा, एनर्जी वेस्टेज होगा तो यहाँ पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। और ज्यादा अगर आग आग गैप हो गया, अगर मैंने अभी भी कुछ नहीं किया और आग गैप और ज्यादा हो गया, तब क्या होगा, ये जो आग बनी थी वो डिमिनिश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, आग की खत्म हो जाएगी। भाई जब आप इलेक्ट्रोड को ज्यादा दूर ले जाते हैं ना वर्कपीस से, तो आर्क बंद हो जाती है। क्यों? आ- आग बंद से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, एयर को डिसोशिएट ही नहीं कर पा रहा, तो एनर्जी कहां से आएगी, आग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वेल्डिंग करते टाइम हमारा जो काम है वो क्या है, कि ये जो आग गैप है, दिस हैज टू बी कांस्टेंट, ये मुझे कांस्टेंट रखने की जरूरत है, ये मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, जब आप मैनुअल वेल्डिंग करते हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो जाएगा ना बच्चे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो जाएगा ही, है ना। अच्छा, इस समय ना जो आप वोल्टेज मेजर करते हो एट दिस पॉइंट, मतलब मान लो ये पॉइंट है ए, स्मॉल ए, और ये पॉइंट है स्मॉल बी, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है, उसको मैं बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ पे देखो, जो बी वाला केस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया ना, उसमें वोल्टेज का गैप ज्यादा हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, है ना। तो वोल्टेज डिफरेंस हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया मुझे। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है भाई, जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूं,
जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी भी कम आ रही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से जहां पे ये ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है, मान लो आगे बढ़ गया, आपसे नहीं हो रहा कंट्रोल, तो आप क्या करोगे, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो वर्क पीस है, क्या बार बार जाके आप ट्रांसफार्मर पे जाके हर मतलब एक हाथ ट्रांसफार्मर पे रखोगे कि मैं करंट बढ़ाता चले जाऊंगा और वो उसमें चेंज होता चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके हाथ में तो इलेक्ट्रोड ही होगा, बार बार ट्रांसफार्मर थोड़ी छेड़ोगे, एक बार सेटिंग कर दोगे फिर आप वेल्डिंग करते रहोगे, यही करोगे कि बार बार ट्रांसफार्मर का चेंज करोगे, नहीं ना, चेंज नहीं कर सकते हैं हम, है ना। तब क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर ही ऐसा लेंगे, बहुत ध्यान से, हम ट्रांसफार्मर ही इस तरीके का चूज करेंगे कि वोल्टेज का गैप बढ़ जाए, देखो यहाँ पे वोल्टेज का गैप बढ़ गया है ना, स्टिल करंट सेम रहे, करंट नहीं बढ़ना चाहिए, करंट कम नहीं होना चाहिए, वोल्टेज का गैप बढ़ गया है ना, वोल्टेज का गैप बढ़ गया ना, वीडी बढ़ गया, बट वीडी के बढ़ने के बावजूद भी जो करंट का सप्लाई है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, हम ऐसा ट्रांसफार्मर लेंगे इस केस के अंदर, तो वो ट्रांसफार्मर है हमारा कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। तो उसका अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो बच्चे कुछ इस तरीके का बनता है, देखो ये बनेगा इसका कुछ वीआई कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके का, दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, मान लो ये कुछ वैल्यू, हाँ रुको, ये देखो ये 75 वोल्ट था, मान लो कुछ था, यहाँ पे 25 वोल्ट है, ये हो गया 25 वोल्ट। अब देखो मैंने क्या किया ना, शुरू में दो वैल्यू ले लेता हूँ, ये पेन लेके दो वैल्यू, ये मैं मान लो वेल्डिंग कर रहा हूँ 25 से 35 वोल्ट के बीच में, यहाँ पे कहीं ये 35 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इस रेंज में मैं देखो वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो इस रेंज में अगर आप देखो ये मैंने लाइन खींची यहाँ पे, ये मैंने लाइन खींची यहाँ पे, स्केल से खींचते हैं, ये मैंने लाइन खींची यहाँ पे और ये मैंने लाइन खींची यहाँ पे, और नीचे आ जाओ, नीचे देखो करंट में, अब देखो जैसे ही वोल्टेज आपने V1 से V2 की, और ये हो जाएगा करंट, क्या हो जाएगा I1 से I2, है ना। अब गैप देखो कितना है, V1 टू V2 तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है वोल्टेज में, बट स्टिल चेंज इन करंट इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम है ना, इट इज वेरी वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल, क्लियर हुआ। इसका क्या मतलब है, दैट करंट, अगर मैं इस तरीके का ट्रांसफार्मर यूज करूंगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो उसमें वोल्टेज के चेंज होने से करंट विल रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जो आर्क होगी इसके बीच में वो मोर और लेस जनरेटेड रहेगी, वो मोर और लेस जनरेटेड रहेगी, क्लियर हुआ। आर्क पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर थोड़ा बहुत ऊपर, अब तुम बोलोगे सर फिर अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा के बहुत ही ज्यादा कर देता हूँ भाई, अगर तुम बोलोगे मैंने 70 कर देनी है वोल्टेज को मिला के, तो यहाँ पे जाएगा ना फिर 70 वाला ग्राफ, अब इसका तुम देखोगे तो करंट ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत हाथ ऊपर नीचे हुआ आपसे, वो ट्रांसफार्मर एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, है ना, वो ट्रांसफार्मर करंट को नहीं कम होने देगा, एंड ट्रांसफार्मर विल sufficiently supply the constant current throughout the welding process, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तब भी वो चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ यूज करूंगा, इस तरीके का पावर सोर्स, जब आप बच्चे मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हैं, मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हैं तब आपको कांस्टेंट करंट पावर सोर्स ही यूज करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। बताओ जल्दी, इट इज क्लियर, समझ आ गया।
तो आप जो वेल्डिंग देखते हो वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, क्योंकि आपने आर्क वेल्डिंग देखी है ना, हाथ को वेल्डर जो है अपने हाथ को देखो इस डायरेक्शन में भी मूव करना है उसने, और नीचे की डायरेक्शन में भी मूव करना है, कितना मेहनत का काम है ना। तो वहां पे कांस्टेंट करंट पावर सोर्स हम यूज करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल आप लिख ही सकते हैं, मिग हो गया, मिग नहीं, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, वहां पे ये ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हो आप, एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हो कुछ ऐसे वेल्डिंग प्रोसेसेस की, ठीक है, जहां पे जो जो कंट्रोल है, जो इलेक्ट्रोड का जो कंट्रोल है ना, वो ऑटोमेटिक है। ये जो इलेक्ट्रोड का कंट्रोल है ना, एक डायरेक्शन में तो चलो तुम ही लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ये वाला जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिक है। किसमें होता है, जैसे कि मिग हमने देखा है, मिग मिग वेल्डिंग में क्या होता है, जो फीड है वो ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, शायद होगा इसमें का था मिग वेल्डिंग, मिग, यहाँ पे देखो अभी मिग वेल्डिंग का आएगा, या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग देख लो, मिग नहीं है तो सबमर्ज आर्क, SAW, SAW कहाँ है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग 1, ये रहा, इसको देखो।